अगर कल सुबह में उठ गया और मैंने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब ओपन किया और वो खुले ही नहीं, अगर मुझे बस एक मैसेज दिखाई दिया कि गवर्नमेंट ने सोशल मीडिया बैन किया है, तो मेरी 2 कौड़ी की जिंदगी सही में नरक बन जाएगी। वैसे भी असल जिंदगी में मुझे कोई पूछता नहीं, एक सड़क के कुत्ते जितनी औकात है मेरी। लेकिन इंस्टाग्राम पर 76 फॉलोअर्स है मेरे। कितने? 76। हाँ, वो बात अलग है कि मैंने 1,500 लोगों को फॉलो किया है। अगर गवर्नमेंट ने सोशल मीडिया ही बैन किया तो मेरी जिंदगी बहुत बोरिंग हो जाएगी। बाजू वाली शादीशुदा आंटी से मैं व्हाट्सएप पर चैटिंग नहीं कर पाऊंगा। इंस्टाग्राम पर 100 रुपए में बिकने वाली औरतों की आईडी पर जाकर उनके कमेंट सेक्शन में रैंडी ऑर्टन नहीं लिख पाऊंगा। ट्विटर पर रेसिस्ट कमेंट्स नहीं कर पाऊंगा। ट्विटर पर एचडी क्वालिटी में एक्स नहीं देख पाऊंगा। सोशल मीडिया बैन हो गया तो मेरे जैसे लोगों का क्या होगा? जो लोग मीम पेजेस चलाकर रेज बेट करते हैं उनका क्या होगा? इंस्टाग्राम की 100 रुपए में बिकने वाली नचनियों का क्या होगा? उनका धंधा कहाँ चलेगा? किसी के कमेंट सेक्शन में जाकर बेइज्जती करके भाग जाने वालों का क्या होगा? जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दिया था हमें धर्म और मजहब के नाम पर लड़ने, वो प्लेटफॉर्म ही सरकार हमसे छीन ले तो क्या होगा? हमारा रोष, हमारा क्रोध, हमारा मत्सर, हमारी घृणा हम कहाँ पर दिखाएंगे? सोशल मीडिया पर ही दिखा सकते हैं ना हम लोग, क्योंकि बाद में भाग जाने के बहुत रास्ते होते हैं। यूट्यूब बंद हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यूट्यूब पर ऐसा कुछ खास देखने के लिए कुछ नहीं रहा अब। इंडियन पीपल और सिविक सेंस में जितना अंतर है उतना अंतर 2016 के यूट्यूब और आज के यूट्यूब में हो चुका है, क्योंकि यूट्यूबर्स अब पहले जैसे नहीं रहे। बहुत सारे लोग जुड़ गए, तो सबको खुश रखने के चक्कर में ये यूट्यूबर्स अब फैमिली फ्रेंडली बन गए। किसी के मन को ठेच ना पहुंचे, इसलिए अब यूट्यूब के पटरी पर सारे क्रिएटर सावधानी से हगने बैठ जाते हैं। ये तो हो गई हाइपोथेटिकल बात, लेकिन सोशल मीडिया बैन होने पर क्या होता है ये सबको हाल ही में देखने को मिला। नेपाल के गवर्नमेंट ने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हटा दिए। उन्होंने कारण बताया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गलत सूचना, अफवाहें और नफरत फैलाने वाली बातें तेजी से फैलती है। ये कारण बहुत हद तक मेरे हिसाब से सही है। दूसरा कारण यह है कि नेपाल गवर्नमेंट की इच्छा थी कि नेपाल का डाटा नेपाल में ही स्टोर होगा, और सोशल मीडिया कंपनियों ने इनकार कर दिया। अब सारे सोशल मीडिया बैन हो गए तो मेरे जैसे नेपाल के लोग क्या चुप रहेंगे? लोग सड़क पर आए, सरकार के खिलाफ नारे लगाए, बहुत तीव्र रूप से आंदोलन हुआ। मैंने सोचा, अरे यही तो, मेरे जैसे मुट्ठल युवा से अगर तुम मोबाइल स्क्रीन छीनोगे तो मेरे अंदर का वर्जिन जानवर ऐसे ही जाग जाएगा और फिर वो तबाही मचाएगा। लेकिन मैं गलत था। नेपाल सरकार ने सोशल मीडिया बैन किया, इसका असली कारण है कि नेपाल में 60% से भी ज्यादा आबादी 30 साल से कम उम्र की है और वो ज्यादातर सोशल मीडिया पर सक्रिय रहते हैं। गवर्नमेंट को डर था ये लोग भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और कुछ पॉलिटिक्स के खिलाफ आंदोलन कर सकती है। सोशल मीडिया पर नेपाल गवर्नमेंट को ये लोग निंदक शब्दों में क्रिटिसाइज करते थे। उनके प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली इन पर बहुत सारे मीम्स, पोस्ट, कैंपेन चलते थे। तो नेपाल के गवर्नमेंट ने क्या किया? नेपाल के रहने वाले मेरे जैसे लड़कों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता छीन ली। नेपाल गवर्नमेंट को लगा 4-5 दिन के बाद शांत हो जाएंगे ये गरीब के बच्चे। लेकिन जब सरकार की हुकूमत हद से ज्यादा हो जाए तो सामान्य जनता के क्रोध का सामना करना पड़ता है। हैट्स ऑफ टू नेपाली यूथ जनता, कैसे नेताओं को भगा भगा के मारा है। असल में नेपाल के गवर्नमेंट के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप थे, पब्लिक फंड का दुरुपयोग, कॉन्ट्रैक्ट घोटाले और नेताओं का पार्टी फर्स्ट नेशन लेटर, इस तरह का रवैया नेपाल की जनता को साफ साफ दिखाई दे रहा था। महंगाई और आर्थिक संकट में नेपाल डूब चुका था और नेपाल की जनता के पास क्या था? सिर्फ सोशल मीडिया। उसी पर ये लोग भ्रष्टाचार और पॉलिटिक्स पर सवाल उठाते थे, मीम्स और कैंपेन्स चलाते थे। कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो देखी थी इंस्टाग्राम पर, जहां एक नेपाली लड़का बता रहा था कि ये आतंकवादी लोग नेपाल से होते हुए भारत में दाखिल होते हैं, और जब नेपाल गवर्नमेंट ने सोशल मीडिया ही बैन किया तो पब्लिक का एकमात्र प्लेटफॉर्म जिस पर वो उनकी भड़ास निकाल सकते थे वो उनसे छीन लिया गया। हमारे भारत में सोशल मीडिया बैन नहीं हो सकता। अरे हमारे गवर्नमेंट के खुद के आईटी सेल्स है। हमारे नेता लोगों के खिलाफ हम सोशल मीडिया पर ही बोल सकते हैं, रियल लाइफ में आवाज नहीं उठा सकते, वरना हमारी बॉडी भी नहीं मिलेगी। जिन जिन लोगों ने आवाज उठाने की कोशिश करी वो सब किसी न किसी झूठे केस में फंसे हैं, या नेताओं के गुंडों ने उन्हें ठिकाने लगा दिया। लेकिन भारत की जनता का ध्यान भटकाने के लिए गवर्नमेंट सोशल मीडिया का ही सहारा लेती है।
ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर अचानक ट्रेंडिंग हैशटैग्स आने लगते हैं, जैसे हैशटैग देश के दुश्मन, हैशटैग इंडिया स्ट्रांग, हैशटैग XYZ एक्सपोज्ड। ये ट्रेंड्स कभी कभी महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार से ध्यान हटाकर भावनात्मक मुद्दे जैसे धर्म, देशभक्ति, पड़ोसी देश, फिल्म बाइकॉट पर ले जाते हैं। और कई बार ये ट्रेंड्स ऑर्गेनिक नहीं बल्कि IT सेल और पेड कैंपेन से बनाए जाते हैं। सोशल मीडिया पर धर्म और जाति से जुड़ी बहसें उकसाई जाती है। चूतिया जनता लड़ने में झगड़ने में बिजी रहती है और असली सवाल जैसे नौकरी, शिक्षा, स्वास्थ्य पीछे छूट जाते हैं। भारत के दोगले न्यूज चैनल्स भी इनका बहुत साथ देते हैं। एक्टर एक्ट्रेस के बयान, उनकी निजी जिंदगी, रिलेशनशिप्स, बाइकॉट मूवमेंट, ये सारे डिस्ट्रैक्शन करने वाली बातें हैं। लेकिन भारत की जनता, जिनका IQ लेवल उनके माँ बाप के हाइट से भी छोटा है, वो सब इन बातों पर हद से ज्यादा ध्यान देते हैं। मीडिया और सोशल मीडिया इन बातों को इतना बड़ा दिखाते हैं कि असली मुद्दे दब जाते हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के 50-60 साल के आटू झाटू विद्यार्थी हमें कई जगह देखने को मिलते हैं। फॉरवर्डेड मैसेज को पढ़ पढ़ के इन्होंने जो ज्ञान एकत्रित किया है, ये बुढ़े लोग उस ज्ञान को प्राप्त करके महाज्ञानी बन चुके हैं। जो लोग सरकार पर सवाल उठाते हैं, उन्हें सोशल मीडिया पर देशद्रोही या एंटी नेशनल बोल के ट्रोल किया जाता है। इसलिए हम लोग डरते हैं। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि राजेशाही फिर से आनी चाहिए। लोकशाही करने के लिए लोग चूतिया है हमारे। अरे रास्ते का कुत्ता भी हम लोगों पर हुकूमत कर सकता है अगर पॉलिटिशियंस उस कुत्ते को सपोर्ट कर रहे हो तो। और जिन लोगों को लगता है ना कि हम चुप नहीं रहते, हम आवाज उठाते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, बेटा तुम 5% लोगों में से आते हो और बाकी के 95% लोग या तो अनएजुकेटेड होते हैं या भोसड़ी वाले होते हैं। नेपाल की सरकार ने बहुत बड़ी गलती कर दी कि उन्होंने बच्चों के हाथ का खिलौना ही छीन लिया। बच्चे उस खिलौने के साथ खेलते थे और सो जाते थे। अब खिलौना ही नहीं रहा तो बच्चों को चाहिए ना कुछ खेलने, तो बच्चों ने नेताओं के जिंदगी के साथ आखिरी खेल खेला। जैसे कि मैंने पहले कहा, जब सरकार की हुकूमत हद से ज्यादा हो जाए तो सामान्य जनता के क्रोध का सामना करना पड़ता है। इसका जीता जागता उदाहरण नेपाल है। भारत सरकार को पता है अगर लोग संगठित हो गए तो विनाश का कारण बनेंगे, हर तरफ तबाही होगी और इसका भुगतान पूरे देश को करना पड़ेगा। क्या इसीलिए सरकार जनता को बहुत डिस्ट्रैक्ट करती है या जनता बहुत आसानी से डिस्ट्रैक्ट हो जाती है? इसका उत्तर एक ही आदमी दे सकता है, डोरेमोन। इस वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। हमारे पड़ोस में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। ये भड़वे मजदूर कुछ ना कुछ काटते रहते हैं, दिन रात काटने की आवाज। अरे रात का समय होता है सोने के लिए, तो गांडू लोग रात में शांत रहो ना। इस वीडियो का वॉइस ओवर को मुझे 2 बार डिलीट करना पड़ा। और ये जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जो घर बन रहा है, उसका जो मालिक है, अरे डुक्कर के नस्ल के कुत्ते के पिल्ले, तुझे इतनी भी अकल नहीं है कि रात के समय में तो काम बंद रखूं? आजू बाजू जो लोग रहते हैं उनकी चिंता भोसड़ी वाले तुझे है या नहीं? तू तेरे परिवार के साथ कहीं और रह रहा है, तेरा इधर काम चालू है, दिन रात आवाजें होती है, तेरी जिम्मेदारी नहीं बनती कि रात के समय में माहौल शांत रखूं? गांडू तेरी माँ की चूत। देखा, ऑनलाइन किसी को गाली देना कितना आसान होता है। रियल लाइफ में मेरी हिम्मत नहीं है पड़ोस में जाकर कंस्ट्रक्शन का काम रोक दूं ना, लेकिन ऑनलाइन मैंने बिना डरे मेरी मन की भड़ास निकाल दी। कितना अच्छा लग रहा है मुझे। ये ऑनलाइन डॉन बनना बहुत आसान है। और लेट वीडियो अपलोड करने के लिए सॉरी भी किसे कह रहा हूँ, कोई सब्सक्राइबर ही नहीं है मेरे। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। मेरा एक छोटा सा टारगेट था 10 सब्सक्राइबर्स का। क्या मेरी इतनी भी औकात नहीं है कि मैं 10 सब्सक्राइबर भी नहीं जोड़ सकूं? कर दो ना सब्सक्राइब प्लीज। और अगली वीडियो को मैं बहुत जल्द लाऊंगा। तब तक के लिए बाय।